Hello student, my name is Alok Kumar Pandey. I am here to teach you physics of class 12th. Today we are going to start our first unit, which is electrostatic, in which we are studying electric charges and field. This is our first chapter in NCERT of class 12th physics. Unit is electrostatic. तो सबसे पहले हमको बच्चों ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होती क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे इसके अंदर फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे। तो बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो एक हमारी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो है दो पार्ट्स डिवाइडेड है, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की, और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक के। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी होगी आपकी चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक में जो हमारी बात होगी वो पूरी की पूरी इस पे होगी जिसमें कि चार्ज क्या कर रहा हो, मोशन में हो। चार्ज इज इन मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ही स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फर्दर हमारे आगे आता जाएगा। हमारे 12th का जो फर्स्ट पार्ट है टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसी पे बेस्ड है वो, जिसमें कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और डायनेमिक के पोर्शंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर्स। ये हमारा अभी जो लेक्चर चलेगा इसी की कंटिन्यूएशन में सारा चलता रहेगा टिल कैपेसिटेंस तक। Then after we are proceeding with the unit that is called electrodynamic, in which we are going to study electricity, magnetism, electromagnetic induction and AC। इनमें क्या होता है बेटा कि इसमें चार्ज जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। जब चार्ज मूव करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का भी इफेक्ट होगा, मैग्नेटिज्म का होगा, इंडक्शन होगा, अल्टरनेटिंग करंट ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। तो पहले आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला यूनिट जो है आपका फिजिक्स का क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर में इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या चीज। ये तो बात क्लियर हुई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच है, उसकी एक ये सब ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो लेकिन उससे पहले हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर में इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या चीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर मैं बात करूं तो सिंपल डेफिनेशन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, द स्टडी ऑफ चार्ज which is at rest। कहां पे वो, रेस्ट पे हो। कोई भी चार्ज जो रेस्ट पे हो उसकी स्टडी जिस ब्रांच पे हम करते हैं वो आपकी कौन सी ब्रांच होती है, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। नाम आ गया चार्ज, तो सबसे पहले हम इसके अंदर स्टडी करेंगे हमारे चार्ज के बारे में। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लो कि हमारा जो आज का लेक्चर का जो फ्लो रहेगा उस फ्लो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे चार्जेस की, इसके बाद इसके टाइप्स की, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की, इसके बाद हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की, ठीक है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक बातें करेंगे, बेसिक्स, क्योंकि किसी भी चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले आपको उसकी बेसिक्स पता होना जरूरी है। तो आज से हम बात करेंगे इसकी बेसिक्स की। बेसिक्स के अलावा आज हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि आखिर में चार्ज क्या होता है। तो अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज की अगर हम बात करें तो हम इसको बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में, इट इज इंट्रिंसिक
प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये किसी भी मैटर की क्या होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब कि अब इस चार्ज के बाद हम इसको फर्दर जो है इसकी अंदर घुस के इसकी स्टडी नहीं कर सकते, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ के इसकी स्टडी नहीं कर सकते, तो वो उसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। या दूसरे शब्दों में अगर आप देखो, इन अनदर वर्ड्स वी कैन राइट इट एज इट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ any body by virtue of which it experiences, by virtue of which body experiences magnetic and इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बात होगी आपकी चार्ज की। बेसिकली किसी बॉडी की क्या होती है, सबसे बेसिक बोला मतलब, या तो आप ये कह लो कि जैसे कि आपने देखा होगा मास को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि मास को हम फर्दर उसको तोड़ के देख नहीं सकते मास आखिर में है क्या चीज, अंदर क्या चीज है, कैसा है। तो वैसे ही यहाँ पे चार्ज है, चार्ज एक क्या उसकी बेसिक प्रॉपर्टी। अब चार्ज हम पता है कोई भी मैटर है, मैटर किससे बना हुआ है, अगर मैटर के अंदर कंडक्टर में मान लेते हैं चार्ज है पूरा, अब उस चार्ज के अंदर क्या है ये नहीं पता, ठीक है। तो उसकी जो हम स्टडी करेंगे उस जो होता है आपका चार्ज, उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली चार्ज, क्योंकि वो सबसे क्या है बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट? ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की। टाइप्स ऑफ चार्जेस। देखो दो तरह के चार्जेस बताए गए हैं। जो पहला होता है वो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा जो होता है वो आपका होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्जेस के बारे में हमको दो तरह के चार्जेस बताए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। इस चार्ज का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कूलम। अब इसमें एक चीज और आपको याद रखना है कि क्या, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैग्नेट जब आपने पढ़ा होगा उसके अंदर पढ़ा होगा कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। वही सेम कहानी यहाँ पे है। यहाँ पे भी क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और दूसरा जो होता है वो होता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है बच्चों, अगर एक यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो इसके बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव। या यहाँ माइनस चार्ज रखा हुआ, यहाँ माइनस चार्ज रखा हुआ, तो भी इसके बीच जो फोर्स होगा कैसा होगा, रिपल्सिव। बट अगर यहाँ पे डिफरेंट पोलैरिटीज ऑफ चार्ज रख दिया जाए, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसके बीच का जो फोर्स होगा वो होगा अट्रैक्टिव, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दो सेम पोलैरिटी से चार्ज है, लाइक चार्ज का मतलब सेम पोलैरिटी, एक प्लस है दूसरा भी कैसा हो, प्लस हो, तो वहां पे जो होगा वहां पे कैसा फोर्स जनरेट होगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, धक्का देंगे, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। बट यहाँ पे जो होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मतलब एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव होगा, यहाँ पर रिपल्सिव होगा, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, लेट्स मूव टू फर्दर। आज सिर्फ बेसिक्स बात करनी है, बेसिक्स के अलावा कुछ भी बात नहीं करना है। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन क्लास 12th
फिजिक्स। सो धीरे धीरे मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता रहूंगा और इसके अंदर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, जब भी हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे ट्रिक्स भी लेके आऊंगा। उन ट्रिक्स की मदद से हम लोग क्या हेल्प से क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत ईजीएस्ट ट्रिक्स है वो। कई बार क्या होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है और हम लोग को बहुत देख के डर लग जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। आप फिजिक्स को लेके बिल्कुल भी पैनिक ना होए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, यू शुड हैव टू कमेंट एट माय चैनल, देन आई रिप्लाइड। किसी भी तरह का आपका डाउट हो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि आसान है, बस आसान इन द सेंस मतलब कि पढ़ोगे तो आसान है। बस ये नहीं कि आसान कह दिया तो मतलब बुक उठा के यहाँ साइड में रख दिया और अपना खेलने चले गए, मस्ती कर रहे हो, वो काम नहीं होना चाहिए। पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझने से क्या होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगी। सो यू शुड हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, थियोरी। डेरिवेटिव पार्ट तो मैथमेटिकल्स होता है, आप उसको एक बार अगर करोगे तो वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, बी हैप्पी, बिकॉज आई एम हियर टू रिजॉल्व योर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग टिल नाउ। जो भी आपने आज तक फेस किया वो सारी सारी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे मेरे को भी थोड़ा बूस्टअप होने तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो फर्दर मूव करते हैं। आज सिर्फ बेसिक्स बात करेंगे, बेसिक्स के अलावा कुछ नहीं करेंगे आज, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ लो एक तरह से आज का लेक्चर जो होता है, क्योंकि बेसिक्स जो है आपको समझना पड़ेगा पहले तो। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसका, दे आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनको हम सिंपली अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल जोड़ना है बस। यानी अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सिस्टम है, सिस्टम पे +3 कूलम चार्ज है और इसी सिस्टम पे यहाँ पे माइनस, एक सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, एक +3 कूलम चार्ज और एक -2 कूलम चार्ज है। अब आपसे पूछता है कि इस सिस्टम के ऊपर टोटल नेट चार्ज कितना, टोटल नेट चार्ज कितना, यानी क्यू नेट की बात कर रहा है। हम मान लेते हैं Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। अगर Q नेट की बात कर रहा है ये, तो हम Q नेट कैसे निकालेंगे? Q1 + Q2, क्योंकि मैंने अभी बोला कि एडिटिव इन नेचर है, मतलब इनको सिंपली हम जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पे Q1 3, Q2 -2, तो इट शुड बी 1 कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली हम स्क्वायर कर सकते हैं। ये आपको साइन के हिसाब से आपको यहाँ पर रखना। अगर मान लो ये +3 हो और ये -3 हो, तो आपको पता ही है Q1 + Q2, तो Q1 आपका +3 है और ये -3 है, तो नेट चार्ज कितना होगा? 0, ठीक है। तो ऐसे आपको करके करना पड़ेगा, सिंपली ऐड करना है, मतलब आपको सिर्फ जोड़ना है, ठीक है। सिंपली साइन के हिसाब से उसको जोड़ते जाना है। तो ये होगी आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज Q = ±NE, ठीक है। ये याद रखना है आपको बस। NE, N क्या है आपका? इंटीजर, E इलेक्ट्रॉन और Q तो आपको पता ही है चार्ज। Q = ±NE, ये आपको पता होना चाहिए। एक कहता क्या चीज है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि एक सिस्टम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। क्वांटाइजेशन मतलब उस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी। वो क्या बताएगा? क्या बताएगा? क्वांटाइजेशन ऑफ फिक्स्ड चार्ज, कितना फिक्स्ड चार्ज है उसके ऊपर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है द टोटल चार्ज on the body is integral multiple of इलेक्ट्रॉन। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कि एक बॉडी में जो टोटल चार्ज है वो कैसे पता चलेगा? जब उसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितनी क्वांटिटी है उससे हम क्या करेंगे? उसको इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। गॉट इट माय पॉइंट? चलो
अब इसको एक तरीके से समझो, क्वांटाइज का मतलब क्या है पहले उसको समझ लो अच्छे से। कि मान लो कि आप एक स्वीट्स की शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, स्वीट्स की शॉप पे गए, वहां पे आपने क्या किया, स्वीट्स की शॉप पे गया और मान लो कि उस स्वीट्स के जो शॉपकीपर है उसने बताया उसके पास जो है मिठाई के डब्बे जिसमें वो मिठाई की पैकिंग करके देगा, उसके पास वो डब्बे एक एक केजी की क्वांटिटी के हैं बस, मतलब उसके अंदर 1 केजी जो है आ सकता है। तो अब आप उसके पास गए, आप बोले जी मुझे आधा केजी जो है मिठाई चाहिए, तो वो क्या बोलेगा कि मैं आपको हाफ केजी मिठाई नहीं दे सकता हूँ। आप पूछो क्यों, तो क्योंकि वो बोलेगा कि मेरे पास डब्बे ही कितने के हैं, 1 किलो के। तो 1 केजी जो क्वांटिटी कर दी उसने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दी है। वो एक से कम नहीं दे सकता, लेकिन एक के मल्टीपल्स में जो है वो आगे आपको दे सकता है। आपको 2 किलो चाहिए 2 डब्बे दे देगा, 3 किलो चाहिए 3 डब्बे दे देगा, 4 किलो चाहिए 4 डब्बे दे देगा। तो आखिर में दे कर क्या रहा है, डिब्बे, डिब्बे कितने क्वांटिटीज में दे रहा हो, एन 1 2 3 4 5, आधा काट के नहीं दे रहा, ये नहीं आधा किलो चाहिए तो आपको 1 किलो का डब्बा उठाया उसको आधा काट दिया और काट के आपको दे दिया। तो यानी आपको एक चीज और समझना पड़ेगा कि ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये एक सिंगल इंटीजर्स के मल्टीपल्स में ही रहेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे इस तरह से मल्टीपल्स में रहेगा। ये 1/2 2/3 या इस तरह के जो फॉर्मेट होते हैं इसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर होगा मेरे हिसाब से ये बात आपको कि एन जो रहेगा हमेशा कैसे रहेगा, इंटीजर रहेगा, ये कभी भी डेसिमल्स के फॉर्म में नहीं है। ये नहीं कि आप बोलोगे जी आधा चार्ज निकाल दो सिस्टम में से, आधा चार्ज दे दो जी, यानी वो काम आप नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ क्या कर सकते हो कि एक चार्ज ले सकते हो, 2 चार्ज ले सकते हो, 3 चार्ज जो प्रोसीजर है उसको उसके हिसाब से, या 3 4 चार्ज आप डाल दिए सिस्टम के अंदर। आप 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हो, एक आधा इलेक्ट्रॉन्स 0.25 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी यह बात कभी भी नहीं करोगे, ठीक है। तो चलो आगे, ये बात तो क्लियर होगी। अब मान लो कि वही शॉपकीपर है, अगली बार आप जाते हो, आपको ये पता था कि उसके पास 1 1 केजी के डब्बे थे, लेकिन मान लो कि इस बार उसने क्या कर दिया कि 2 2 किलो की क्वांटिटी वाले डब्बे ले लिए। अब आप गए, आपने बोला मुझे 3 किलो मिठाई चाहिए, तो बोलेगा देखो 3 किलो तो मैं नहीं दे सकता, आपको 2 किलो या 4 किलो दे सकता हूं। क्यों, क्योंकि उसके जो डब्बे की क्वांटिटी है जिसके अंदर उसको मिठाई को पैक करना है वो कितने की है, 2 केजी की है। तो उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 केजी ने फिक्स कर दी, तो आपको 3 केजी तो दे नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, आपको सिंपली 2 2 किलो के 2 डब्बे दे सकता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है या तो आप 2 किलो लो या तो आप 4 किलो लो, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या कर दी उसने, फिक्स्ड कर दी, वही है मतलब क्वांटाइज हो गया वो चीज। जो मिठाई है उस 2 किलो के लिए ही जो डब्बे बना दिए वो 2 किलो के लिए बना दिए। 2 किलो से ज्यादा मिठाई उसके अंदर नहीं आ सकती, 2 किलो से ज्यादा मिठाई उसके अंदर नहीं आ सकती। गॉट इन माय पॉइंट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, पहले भी पढ़ा है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ा हुआ 9 10 11 पढ़ते आ रहे हो तब से। मतलब क्या है इसका मतलब, चार्ज इज कंजर्व, नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बट ये किसके लिए है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व, ठीक है, कंजर्व यानी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी, एक सिस्टम के लिए बात कर रहा हूं, फिक्स्ड एक सिस्टम के लिए जो चार्जेस हैं उस सिस्टम के अंदर वो क्या है, कंजर्व है, हम उसको घटा नहीं सकते, हम उसको बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो ये इसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखना है, दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछ भी सकता है कि डिफाइन चार्ज एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज विद एन एग्जांपल्स आपको जो क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्दर वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक बार हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, which of the following is not
correct to the body. पहला ऑप्शन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, दूसरा ऑप्शन 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम, तीसरा ऑप्शन 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 कूलम, चौथा ऑप्शन 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि एक बॉडी के हिसाब से इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। ट्राई करो पहले। हो गया होगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके ऑप्शंस को लेता हूं। यहाँ पे मतलब क्या है इसकी बात करूं तो Q इक्वल्स टू एन ही हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमको n देखो तो Q दे रखा है यहाँ पे Q बाई ई। Q कितना 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा 1, यानी n की वैल्यू 1। दूसरे वाले की बात करें सेम चीज Q बाई ई। Q कितना है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। E कितना है आपका 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो ये कट के 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 है, यहाँ पे माइनस का 18 यानी 10 बच जाएगा, ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले को देखो n इक्वल्स टू Q बाई ई। तो Q बाई ई अगर देखो तो यहाँ पे Q कितना दे रखा है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 20, नीचे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, ये दो चीज। अब इसको देखो, ये कटेगा तो 2 आएगा, ये 19 ऊपर जाएगा प्लस का, लेकिन यहाँ क्या बचेगा माइनस का 10 टू पावर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपका 0.2। चौथे को देखो n इक्वल्स टू Q बाई ई। यहाँ पे सेम चीज 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो अब इसको अगर यहाँ पे देखो तो ये कटेगा तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, यहाँ पे माइनस का 19, तो आपके पास एक बचेगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 30। तो अभी हमने बात की थी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि चार्जेस कंजर्व होता है और प्लस जो n होता है इंटीजर्स फॉर्म में होना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, और ऑप्शन थर्ड जो है आपका करेक्ट नहीं है, यानी दिस इज द रॉन्ग वन। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। तो ये बहुत बेसिक तरीका है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को देख सकते हो। चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ देखो, जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है ग्रेविटेशन के बारे में, 9th में भी पढ़ा है ग्रेविटेशन के बारे में, तो वहां पर जो न्यूटन सर ने बताया था, उन्होंने क्या बताया था कि दो मासेस हैं, उन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है, उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम उसी लॉ से इंस्पायर्ड हुए आपके कूलॉम से। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बस सिंपल से कहा कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, और ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R है। तो उन्होंने भी उसी लॉ को पकड़ा, उसी के बेसिस पे इन्होंने ये चीजें बताई कि जो इन दोनों के बीच फोर्स होगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस,
जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये आपको पता ही है, ये आता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है आपका फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला। ये दो चार्जेस सेम पोलैरिटीज के भी हो सकते हैं, अपोजिट पोलैरिटीज के भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम जब आगे फर्दर मूव करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसके डिफरेंस इसके बीच और आपका ग्रेविटेशन फोर्स के बीच, और आगे हम बात करते रहेंगे। तो ये अब यहाँ पे ये जो k है, k को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कूलॉम्स कांस्टेंट बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो k होता है, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यानी इसको जो हम बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये पूरा k क्या है? कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर हम इस पूरे k की बात करें, जो कि ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम पूरा ले 9 इंटू 10⁹, ठीक है। बट अगर हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की बात करें, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो आप अगर चाहो तो। इसकी यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, एप्सिलॉन को आप अगर यहाँ से इधर भेज दो, ऊपर यहाँ फोर्स आ जाएगा, तो एप्सिलॉन की जो यूनिट आएगी वो आएगी आपकी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, ठीक है। इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो सिंपल वर्ड्स में समझो इसको बिल्कुल ही, द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस। मतलब क्या? F1 एक फोर्स है, F2 एक दूसरा फोर्स है, तो इसका जो रेशियो होगा वो आपको देगा जो हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहीं से कुछ बातें भी हैं कि अगर हम मान लें कि ये जो फोर्स है हमारा फ्री स्पेस का है, F जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। F2 जो है किसी मीडियम पे लग रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो की बात कर रहा है ये, इन दोनों के रेशियो की बात कर रहा है ये। रेशियो निकालो Q1 Q2 आर स्क्वायर 4 पाई कैंसिल, बचा क्या आपके पास? F1 बाई F2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम एप्सिलॉन आर बोलते हैं, जो आप अभी देखे हो। इसी चीज को, इसी रेशियो को हम और क्या बोलते हैं? के बोलते हैं, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन आर आ रहा है ये है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये आपको याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी। यहां से आप एप्सिलॉन की भी निकाल सकते हो, एप्सिलॉन आर डॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया होगा उसके हिसाब से हम इसका यूज करेंगे। फिलहाल के लिए तो आप इतना याद रखो, मेमोराइज करो इसको, याद रखना इसको कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कैसे हम इसको डिराइव करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट? चलो मूव करते हैं फटाफट, जल्दी से बेसिक से, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि आगे जो टॉपिक्स आने वाले बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें डेरिवेटिव पार्ट है, मज़ा भी आएगा उसको करने में। आपको बेसिक्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए
कि इस क्वांटिटी का क्या मतलब है। अब ऐसी इसी तरीके से एक टॉपिक और है हमारे पास, वो टॉपिक है आपका मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब क्या है इसका, कि किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या है। चार्ज करने का तरीका, किसी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास तीन तरीके बताए गए हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर तीन तरीके बताए गए फिलहाल आपके 12th के अंदर। जो पहला है वो है आपका फ्रिक्शन, दूसरा बताया गया आपका कंडक्शन, तीसरा बताया गया आपका इंडक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन नाम ही फ्रिक्शन है, आपने पढ़ा भी होगा। क्या करते हैं जब किसी भी दो बॉडी को रब करेंगे, ऐसे रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा, चार्ज का ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें चार्ज जनरेट होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप स्केल बचपन में किया भी होगा आप लोगों ने, कि स्केल लेते थे अपने यहाँ बालों पर रब करते थे, रब करने के बाद स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लेते थे और उन पेपर को जब रखते थे और जब उसके पास स्केल लेके जाते थे तो पेपर जो है उसकी स्केल की तरफ क्या होते थे, अट्रैक्ट होने लगते थे। उस स्केल की तरफ क्या होते थे, अट्रैक्ट होने लगते थे। तो इसका क्या मतलब कि ये जो स्केल था क्या हो गया, चार्ज हो गया। चार्ज का इसने क्या किया, अपनी तरफ दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचना चालू कर दिया, ठीक है। तो वही है आपका फ्रिक्शन, मतलब रब से, रबिंग, बाय रबिंग टू बॉडीज, ठीक है। कंडक्शन, कंडक्शन के लिए तो आपको सबसे पहले जरूरी कि दो बॉडी का कांटेक्ट में होना जरूरी है, दो बॉडी कांटेक्ट में होना जरूरी है। एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल जो है ज्यादा है, इसका पोटेंशियल जो है कम है, पोटेंशियल। हमने इसको यहाँ पे एक वायर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर है आपकी। अब जो इस पे चार्ज है, पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब इसमें चार्ज ज्यादा प्रेजेंट हो गए। फिर चार्ज क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक ये V1 जो है इस V2 के बराबर ना हो जाए, मतलब सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ना आ जाए, तब तक क्या करता रहेगा, इसमें चार्ज का यहाँ पे ट्रांसमिशन होता रहेगा। तो एक प्रोसेस आपका कंडक्शन है ये। तीसरा प्रोसेस है आपका इंडक्शन। इंडक्शन में मान लो हमारे पास एक ही बॉडी है, इस बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है, हम इसके पास एक जो है दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। हम यहाँ पे लेके आए, इसको यहाँ समझो, थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ इसको V2। हम यहाँ पे एक चार्ज बॉडी लेके आए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। जब हम इसके पास है, इसमें कांटेक्ट नहीं करना है, विदाउट कांटेक्ट। आपने इंडक्शन 10th में पढ़ा होगा, 10th के अंदर आपने पढ़ा होगा इंडक्शन, कि फैराडे का जो लॉज था कि एक कॉइल है, कॉइल के अंदर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ से एक मैग्नेट लेके आते हैं, उसका फ्लक्स जो उस पर लिंक करता है, तो उसके वजह से उसके अंदर कुछ करंट बनती है और वो करंट जो है गैल्वेनोमीटर में ब्लिंकिंग करके दिखाता है कि हाँ इसके अंदर करंट जो है स्टार्ट हो गई है। तो वैसे क्या करेंगे, जैसे ये चार्ज बॉडी आएगा यहाँ पे, तो अब आपको पता है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सारा पॉजिटिव जो है आपका एक साइड, और नेगेटिव क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, तो सारा नेगेटिव जो है आपका एक साइड, ठीक है। पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव एक साइड। गॉट इट माय पॉइंट। इसके अंदर देखो, कंडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएगा पूरी तरीके से, और इसमें क्या होगा, सिर्फ चार्जेस सेपरेटेड हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग पोलैरिटीज के चार्ज जो है अपने अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है टू चार्जेस Q and 4Q are placed at a distance
at a distance L apart, where should the third charge be placed so that the system is in equilibrium. ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक Q है एक 4Q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L दे रखा है, और आपसे पूछा कि तीसरा चार्ज जो है हम कहाँ प्लेस करें, ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशंस को फॉलो करे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, ठीक है। चलो करते हैं। मान लो यहाँ पे ये Q चार्ज है, यहाँ पे ये 4Q चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे ये 4Q चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस L दे रखा है, हमसे पूछा तीसरा चार्ज कहाँ रखना है इसके बीच में। तो देखो हमको जब नहीं पता तो हम मान लेते कोई भी क्वांटिटी यहाँ मान लेते कि x डिस्टेंस पे हमको वो चार्ज प्लेस करना, ठीक है, x डिस्टेंस पे x डिस्टेंस प्लेस करना, तो ये जो डिस्टेंस बचेगा ये क्या बचेगा, L माइनस एक्स। सिस्टम कैसा होना चाहिए आपका, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, सिस्टम कैसा होना चाहिए आपका, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तब इसके बाद तो क्वेश्चन आसान है, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स मान लेते F1 इज इक्वल्स टू F2 बराबर, तभी तो बराबर की बात करेंगे तो यहाँ पे के क्यू जो टेस्ट चार्ज है मान लेते हैं हम वो Q है, कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, ये 10 से डिस्टेंस हम मान लेते कितना है आपका x स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन 4Q, के क्यू और यहाँ पे आपका 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल, सिर्फ यहाँ 4 बचेगा, ये क्या हो गया 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसिल, सो 2x इक्वल टू L माइनस एक्स, 2x x को इधर ले आओ प्लस x इक्वल्स टू L, सो 3x इक्वल्स टू L, सो x इक्वल्स टू L बाई 3, ठीक है, ये आएगा, समझ में आ गया ना। x मतलब यह डिस्टेंस है, यहाँ से क्या रहेगा इस लेंथ का L बाई 3 पोर्शन जो है वहां पे हम चार्ज रखेंगे तो सिस्टम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट, फटाफट नोट डाउन करो। ठीक है, लास्ट में लेक्चर के एंड करने से पहले एक छोटा सा बात और आप देख लो कि कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कंपैरिजन, ठीक है। पहले हम इसकी सिमिलरिटीज की बात करते हैं। सिमिलरिटीज क्या है, सबसे बड़ी बात बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों के दोनों जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब जो डिस्टेंस वाला पता है आपको 1/r स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फोर्स
always act along line joining between them. ठीक है, ये दो पॉइंट सिमिलरिटीज। डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। डिफरेंस पहला डिफरेंस क्या है? जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये कैसा होता है? रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। ठीक है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव। पढ़ा है आपने ग्रेविटेशन के बारे में, क्या करता है? खींचता है अपनी तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या है? अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा। अट्रैक्टिव कब होगा? जब दोनों चार्जेस की पोलैरिटीज क्या है? डिफरेंट है। और रिपल्सिव कब होगा? जब दोनों क्या है? सेम पोलैरिटी, क्योंकि दोनों का फोर्स ऐसे लगेगा। दोनों अगर सेम पोलैरिटीज के हैं तो दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन ऐसे लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो वहां पे क्या होगा? रिपल्शन क्रिएट होगा, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन एक अलग पोलैरिटी का है, दूसरा जो एक मान लो एक प्लस का एक माइनस का है, तो उनके बीच जो होगा वो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से। जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रो ये देखा होगा क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? मास होता है। मास क्या होता है? स्पीड के हिसाब से चेंज होता है, बट चार्ज के अंदर की स्पीड के हिसाब से कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा। सॉरी। तीसरा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। और जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ लिख देता हूँ, शायद यहाँ ना नजर आए, वही मैं चेक कर रहा था। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा इसका डिफरेंस लिख लो। जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है डिपेंड्स ऑन मीडियम, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, ये कुछ जरूरी बातें थी। आपके कंपैरिजन था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस करूंगा मैं। अगले लेक्चर में जो है हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म प्लस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कूलॉम्स लॉ ऑफ न्यूमेरिकल्स, वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, कुछ कंपटीशन एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल्स, ये सारे लेके आऊंगा मैं। बस आप मेरे साथ बने रहिए और आपको फिजिक्स आसान लगेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अभी धीरे धीरे आ रहा हूँ फ्लो में आते आप देखें ऐसे ऐसे हवा बनाएंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, बस आपको क्या करना है? मेरे साथ मेहनत करना है। अरे यार, मान लो आप हवा बनाओ फिजिक्स का। ठीक है, मैं इंजन हूँ, आप मेरे पीछे डिब्बे की तरह जुड़ जाओ, मैं आपको लेके चलूंगा एकदम साथ में। ठीक है, आप टेंशन मत लो, टेंशन सारी है आप मुझे दे दो फिजिक्स से रिलेटेड, मैं आपकी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियोस को कंटिन्यूस वॉच करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, क्योंकि कंटिन्यूएशन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। तो पढ़ते रहिए और वीडियोस को रेगुलर जो है वॉच करते रहिए, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में लिख के भेजिए। ओके, थैंक यू।